नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस समय उत्तराखंड से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सड़क हादसे में 27 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यात्री बस गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। गंगोत्री और उत्तरकाशी की ओर जा रही थी ये बस, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे का शिकार बस में 33 यात्री थे सवार। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस समय की उत्तराखंड से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है। 27 यात्री घायल हुए हैं इस हादसे में। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि यात्री बस गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गंगोत्री उत्तरकाशी की ओर ये बस जा रही थी, जो बस अब हादसे का शिकार हो गई है। बस में 33 यात्री सवार थे जब ये हादसा हुआ, जिसमें से 27 यात्री जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर जवाहर भवन में 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार में कई कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रही हैं। और इस मौके पर खड़गे ने बीजेपी पर निशाना भी साधते हुए कहा है कि आजकल अलग विचारधारा के लोग राजीव गांधी की उपलब्धियों को नकारने में लगे हुए हैं। राजीव गांधी की सफलताओं को छिपाया नहीं जा सकता। देश के संसदीय इतिहास में राजीव गांधी के पक्ष में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला था। 1984 में कांग्रेस 401 सीटें जीती थी। उस समय 2 सीटें जीतने वाली पार्टी या विपक्ष को राजीव गांधी अहमियत देते थे। राजीव जी की सफलताओं को छिपाया नहीं जा सकता। राजीव जी के पक्ष में देश के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे भारी बहुमत मिला था। 1984 में लोकसभा में कांग्रेस 401 सीटें जीती थी, लेकिन उन्होंने तब 2 सीटें जीतने वाली पार्टी को भी या विपक्ष को भी दूसरे दल की सबकी राय को बहुत अहमियत देते थे। राजीव जी ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के ध्यान में रखते हुए अपने शासनकाल में 11 महत्वपूर्ण नीतियां बनाई। इसमें नई शिक्षा नीति, आवास नीति, नई स्वास्थ्य नीति, नई सिंचाई नीति आदि प्रमुख है। कई संस्थाओं की स्थापना की। पीने का पानी, टीकाकरण, साक्षरता, बाढ़ नियंत्रण, खाने के तेल, दुग्ध उत्पादन और टेलीकॉम पर टेक्नोलॉजी मिशन बनाया। अगली खबर का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में चुनावी बुगल फूंक दिया है। सतना में उन्होंने कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाला ऐलान किया है। उन्होंने जनता को लुभाने के लिए केजरीवाल की गारंटी का ऐलान किया है। और दिल्ली का दावा करते हुए केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली देने का चुनावी वादा कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस 75 साल में 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। पहली गारंटी, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली आती है। बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, दिल्ली में नहीं लगते। पहले लगते थे, पंजाब में भी नहीं लगते। पंजाब में 1.5 साल ही हुए अभी सरकार बने। 1.5 साल पहले पंजाब में भी 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है।
मध्य प्रदेश वालों को 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। आपने दोनों पार्टियां ट्राई करके देख ली, 75 साल हो गए और 75 साल इन्हीं दोनों पार्टियों को ट्राई करके देख लेना, बिजली नहीं आने वाली। चलिए लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी घोषित की गई है। एक प्रदेश उपाध्यक्ष, एक प्रदेश महासचिव बनाया गया है, एक कोषाध्यक्ष और 14 प्रदेश सचिवों के नाम घोषित किए गए हैं। 28 सदस्य और एक विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ जो है वो घोषित की गई है। इसमें सदस्यों के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिसमें 28 सदस्य और एक विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय में हुए स्कॉलरशिप स्कीम घोटाले मामले में सीबीआई जल्द राज्यों के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। विभाग के मुताबिक 21 राज्यों में स्कॉलरशिप स्कीम का गोरख धंधा चल रहा है। स्कॉलरशिप घोटाले में हमारे समाज को किस कदर जकड़ रखा है, इसका अंदाजा हम तथ्यों से लगाया जा सकता है कि विभाग में 5 सालों में 144.83 करोड़ का घोटाला हुआ है, जबकि 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों में से 830 संस्थान केवल कागजों में ही चल रहे हैं। विभाग की जांच में सामने आया है कि फर्जी मदरसों और फर्जी छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति बैंक खाते के जरिए निकाल ली गई है, जिसके बाद विभाग ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जांच में यह भी बात सामने निकल कर आई है कि एक मोबाइल नंबर पर कई बच्चों का पंजीकरण हुआ था। केरल में एक जिले मुलपुरम में पिछले 4 साल में 8 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था CWC में 39 सदस्य शामिल हुए हैं। इसमें 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सूची में कांग्रेस नेता सचिव, इसके सचिन पायलट और शशि थरूर, और इसके साथ ही अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा, गणेश और इसके साथ ही यशोमती ठाकुर सहित कई नेता शामिल किए गए हैं। CWC के सदस्यों की लिस्ट में पार्टी प्रमुख खड़गे और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, AK एंटनी और दिग्विजय सिंह के साथ साथ राहुल गांधी भी शामिल हैं। वहीं आपको बताते चले कि विरुप्पा और मनीष तिवारी को भी लिस्ट में जगह दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर हिमाचल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आपको बताते चले कि साहिब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की है। इस दौरान JP नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यहां बादल फटने से हुई तबाही का जायजा लिया है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे लेकर बीजेपी के MLC हरि ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी के MLC हरि सहनी ने प्रेस वार्ता करते हुए नीतीश सरकार को जंगल राज करार दिया है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। कैमूर में ओपन डाक करवा है, लेकिन वर्तमान समय में इन कानून को ताक पर रखते हुए हमारे प्रांत के मुखिया ये अभी कैमूर में ओपन डाक करवा है, और ओपन डाक करवाने से
हम सभी को लगता है कि ये समाज उस ओपन डाक में भाग ले भी नहीं पाएंगे तो फिर तालाब कहां से मिलेगा, और जब तालाब ही नहीं मिलेगा तो इनका जीविका स्वतः इनसे छीन जाएगा। तो मुझे लगता है ये भूखमरी के कगार पर आएगा तो इसका दोषी कोई और नहीं, हमारे इस प्रांत के मुखिया ही होंगे। लेकिन वर्तमान समय में खबरों में आगे बढ़ेंगे। नवादा पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत नरदीगंज प्रखंड के मोतनाजे गांव में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस योजना के तहत मोकामा से गंगा जल पहुंचाया जाएगा। करीब 2600 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत 148 किलोमीटर में पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसमें मोकामा से घोड़ा कटोरा तक और वहां से नवादा के मोतनाजे तक पाइपलाइन बिछाई गई है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत आज अयोध्या पहुंचे हैं और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें आप साफ तौर पर रजनीकांत को देख सकते हैं। इससे पहले रजनीकांत ने शनिवार की रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और रविवार सुबह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। रजनीकांत के आगमन पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हम सभी बहुत खुश हैं कि रजनीकांत अयोध्या आए हैं। बिहार में खाकी का कितना खौफ है, इसे नालंदा के काजी बाजार इलाके में देखा जा सकता है, जहां जुए खेलने के विवाद में 2 गुटों में गोलीबारी हो गई है। इस फायरिंग में 2 युवकों के पैर में गोली लगी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं बेतिया में अपराधियों ने एक पंच की निर्मम हत्या करके शव को धान के खेत में फेंक दिया है। पहले कहा जा रहा था कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो वहीं अब बिहार में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है। आए दिन हत्या, मर्डर जैसी घटनाएं घट रही हैं। इस बीच बेतिया में एक पंच की हत्या कर दी गई है और शव को धान के खेत में फेंक दिया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तमाम तस्वीरें हम बिहार के बेतिया से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि पंच का शव खेत में मिला है, धान के खेत में मिला है, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और बिहार में पिछले कई दिनों से बदमाशों का तांडव जारी है। अलग अलग जिलों में एक के बाद एक हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां एक रिटायर्ड शिक्षक की हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी घटना में एक पिता पुत्र को गोली मार दी गई है। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में भी एक होटल पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने निकल कर आया है, तो वहीं गया में पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक बार फिर बेखौफ घूम रहे हैं बदमाश। बिहार में गोलियों की गूंज से एक बार फिर लोग थर्रा उठे हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर बेगूसराय तक अपराधियों का तांडव जारी है। पिछले कुछ ही घंटों के भीतर बदमाशों ने बिहार के कई जिलों में एक के बाद एक खूनी खेल खेला है। बदमाशों ने मुजफ्फरपुर में अंधाधुंध फायरिंग की। अपराधियों ने बिहार पुलिस को अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर खुली चुनौती दी है। बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटनाएं बता रही हैं कि अब अपराधियों के भीतर कानून व्यवस्था को लेकर कोई डर, भय और खौफ नहीं रह गया है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने ग्रैंड होटल और रेस्टोरेंट के बाहर 15 से 20 राउंड तक फायरिंग की। वारदात उस वक्त हुई जब रेस्टोरेंट में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। पुलिस ने मौके से कई खोखे भी बरामद किए हैं। कम से कम 10 राउंड से अधिक फायरिंग की सूचना हम लोगों को मिली है। एग्जैक्टली कितने राउंड फायरिंग हुई है वो हम लोग जांच के बाद ही बता पाएंगे। और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि डराने के लिए उन्होंने ये घटनाकारी की है।
क्योंकि जो लोग यहाँ चला रहे थे, होटल रेस्टोरेंट के मालिक हैं, चला रहे थे, जो लोग यहाँ पर बैठे थे, तो उनको भयभीत करने के लिए ये घटना कारित की गई है। किसी को टारगेट करके ये घटना नहीं की गई है। घटना इससे बड़ी भी हो सकती है। और प्रारंभिक रूप में लोग के घटने के बाद सामने आ रही है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस घटना में शामिल हो और गिरफ्तार कर लिए जाएँ। कुल 4 लोग अभी तक शामिल थे, 2 बाइक से आए थे, जिसके बारे में अभी तक हम लोग को प्राथमिक जानकारी मिली है। FIR दर्ज करके हम लोग आगे। दूसरी घटना बिहार के गया की है, जहां डेला थाना क्षेत्र में बेखौफ बालू माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल घटना उस वक्त की है जब पुलिस ने अवैध बालू से लदा एक ट्रैक्टर पकड़ा था। कार्रवाई होते ही हमलावरों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। माफियाओं ने पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़े। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। तो वहीं बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड टीचर को सरेआम गोली मार दी गई। मामला बेगूसराय के पचवारा क्षेत्र के फतेहा पंचायत का है। वारदात को फतेहा रेलवे स्टेशन के पास अंजाम दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते अपराधियों ने 70 साल के रिटायर्ड टीचर को गोली मार दी है। एक दिन चलता था, लौट के जा रहा था, गोली मार। कब की घटना है ये? 2 घंटा लगभग हो रहा। क्या कुछ सामने आया है कि इन वजहों से की गई? पूर्व में जैसा पता चल रहा है इनके पुत्र की भी हत्या हुई है। हाँ, छोटा लड़का। कुछ जमीनी विवाद की बात आ रही है सामने। जमीन का विवाद तो गांव घर में है तो हो रहता ही नहीं। तो वहीं 2 दिन पहले अररिया में पत्रकार विमल यादव के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक के बाद एक बढ़ती घटनाओं के बाद भी सुशासन बाबू सिर्फ अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का हवाला दे रहे हैं और ये वारदात उनकी कानून व्यवस्था की भी पोल खोल रही है। बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो या फिर राज्य का कोई भी जिला, लोग अब अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए संजीव राय की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से लव जिहाद का एक मामला सामने निकल कर आया है, जहां इस मामले में शोएब खान उर्फ मुन्नू पर हिंदू लड़की से जबरन निकाह करने का आरोप लगा है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंचे हैं। हालात तनावपूर्ण होने पर निकाह को रोक दिया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने हालात को संभाला है और आरोपी युवक को रेप सहित धर्म परिवर्तन की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक मुस्लिम युवक पर आरोप है कि वो लंबे समय से एक हिंदू लड़की के साथ जबरन अवैध संबंध बना रहा था। कुछ दिनों के बाद उसने लड़की से जबरन निकाह भी जिद की है और जिसके बाद वो अपने घर पर लड़की को ले आया और इस्लामी तौर पर तरीके से निकाह कर रहा था। और इस मामले की जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई तो वो मौके पर पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया। हालात तनावपूर्ण होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड जैसी आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए एडवांस पैसा देने के लिए मंजूरी दी गई है। आपदा प्रबंधन फंड के तहत ये राशि जारी की गई है। बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार ने 2 किश्तों में हिमाचल प्रदेश को 360 करोड़ रुपए जारी किए थे। वहीं 7 अगस्त को भी 190 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिए थे। वहीं केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश में आपदा पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल आपदा प्रबंधन की 20 टीमें और सेना की 20 कॉलम और 3 हेलीकॉप्टर हिमाचल में राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान यानी कि अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। इससे पहले कल खबर आई थी कि रूस के मून मिशन लूना 25 में लैंडिंग से पहले
तकनीकी खराबी आ गई है। 21 अगस्त को इसकी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी। मानव रहित यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले की कक्षा में प्रवेश करते समय कुछ समस्याओं का सामना करने के बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के एक हिस्से का पता लगाने के मिशन के हिस्से के रूप में सोमवार को उतरने वाला था और जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना था कि यह जमे हुए पानी और कीमती तत्वों का पता लगा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग की जो समय सीमा है उसका अब ऐलान कर दिया गया है। चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम यानी कि 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद के चक्कर लगा रहा है और इसरो ने ट्वीट कर बताया है कि चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डी बूस्टिंग मनूवर सफलतापूर्वक हो चुका है और अब 23 अगस्त को इसका इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत। और अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में किसी देश के स्पेसक्राफ्ट ने लैंड नहीं किया है। भारत अगर इसमें सफलता से लैंडिंग करता है तो यह उपलब्धि भारत पहली बार हासिल करेगा और भारत पहला देश हो जाएगा। अमेरिका के सर्वेयर 1 ने 1966 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चीन के चांग 3 ने अपने पहले ही प्रयास में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वहीं सोवियत संघ के लूना 9 ने भी सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्पेन ने जीता है महिला फीफा वर्ल्ड कप, जिसके बाद चारों तरफ यही खबर अब देखने को मिल रही है। बताते चले कि सिडनी स्पेन में महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेशन में खेले गए फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से शिकस्त दी है। मैच का एकमात्र गोल खेल के पहले हफ्ते में स्पेन की कप्तान ने 29वें मिनट में दागा और टीम को चैंपियन बनाने में मदद की है। स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियन बन गई है। टीम पहली बार इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही थी और अपने पहले ही फाइनल में उसने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी है। हालांकि यह इंग्लैंड का भी पहला ही विश्व कप फाइनल था। 90 मिनट में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन स्पेन ने बेहतर खेला और खेलते हुए 1-0 से जीत हासिल कर ली है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता कृष्णकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, स्पेन ने एक बार फिर से खिताब जीत लिया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सही कहा आपने कि आज काफी खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण खबर ये कि स्पेन ने पहली बार फीफा महिला विश्व कप को अपने कब्जे में कर लिया है। और जिस तरह का खेल स्पेन ने आज दिखाया, शुरू से ही स्पेन की टीम अपने लय में नजर आ रही थी और उनके सभी खिलाड़ी आपस में पास दे रहे थे और ये काफी मूव बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्पेन शुरू से ही बढ़त लेना चाह रही थी स्पेन की टीम, और ये मौका उनको 29वें मिनट में मिल गया जबकि उनके कप्तान ओल्गा कार्मोना ने एक शानदार फील्ड गोल करके टीम को बढ़त दिला दी। और ये बढ़त हाफ टाइम तक भी 1-0 से स्पेन की टीम आगे रही और खेल के अंत समय में भी ऐसा लगा कि इंग्लैंड की टीम, जो कि खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी आज से पहले तक, वो आज उस तरह का खेल को असल नहीं दिखा पाई जिसके लिए वो जानी जाती है। उनकी डिफेंस काफी बेहतर रही, लेकिन जो मौके उनको मिले उसको गोल में तब्दील नहीं कर पाई इंग्लैंड की टीम। तो इस तरह से स्पेन ने पहली बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले जहां तक इतिहास की बात कर लेंगे तो महिला विश्व कप के 2 यूरोपीय टीम के बीच में ये तीसरा फाइनल था और ये फाइनल एक इस लिहाज से जाना जाएगा कि स्पेन, जो कि एक पावर हाउस है फुटबॉल टीम के लिए, खासकर लैटिन अमेरिकन देश में, तो उसने आज अपने आप को साबित कर दिया।
चलिए कृष्णकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।